आप देख रहे हैं मेहरबान इश्क भाग 6। दीक्षा को अपने मॉम डैड से कब मिलवा रहा है फिर? मौन व्रत तोड़ते हुए पारस फिर बोलता है। गहरी सांस खींचते हुए सक्षम अपना कोट ठीक करता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। जल्द ही ठाकुर विला में उसका इस्तकबाल होगा। सक्षम सरसरी नजर उसकी तरफ डालते हुए ठाकुर खानदान की बहू के तौर पर अपने हाथ में हॉस्पिटल के बेड से मिला। वही रुमाल पकड़े अमोल अपने स्टूडियो में बैठा था। ना जाने उस रुमाल को देखकर क्या ही चल रहा था उसके दिमाग में। सर, गार्ड ने अमोल को आवाज़ दी। अपने ख्यालों से बाहर आ वो उसकी तरफ मुड़ा। बोलो सर, कुछ मॉडल्स आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मैं आज नहीं मिल सकता, उनसे कहना कभी और आए। ओके सर। गार्ड अमोल की बात मानते हुए वहां से चला गया। अभी दरवाज़ा ठीक से बंद भी नहीं हुआ था कि उसका मैनेजर कमरे में आ धमका। अमोल सर, क्या बात है, चेहरे पर आज इतनी बड़ी स्माइल कैसे? अमोल उसके चेहरे की तरफ गौर करता हुआ बोला। सर, बात ही कुछ ऐसी है। आज जब मैं अपने घर के लिए जा रहा था तभी एक लड़की दीक्षा की तस्वीर दिखाती हुई बोली कि आपने इन्हें कहीं देखा है। मेरा दिमाग तस्वीर देख ठनका। मैंने पूछा तो पता चला कि वो दीक्षा की बहन है और कल शाम से ही दीक्षा कहीं गायब है। उसी को ढूंढ रही थी वो। व्हाट? आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से अमोल अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। हाँ सर जी, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। तुम एक काम करो, जाकर उस लड़की से दीक्षा की सारी डिटेल्स निकालो। कहना कि हम उसी कंपनी से आए हैं जहां दीक्षा ने अपना मॉडल का इंटरव्यू दिया था। जानकारी हासिल करना आसान होगा। लेकिन सर, जानकारी हासिल करके हम दीक्षा को कैसे ढूंढेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जी सर जी। अमोल के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। आखिरकार दीक्षा उसे मिलने ही वाली थी। पर शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। वो उससे मिलकर उससे बात करना चाहता था, अपने दिल की बात करना कहना चाहता था। सच में कितना कुछ कहना और सुनना बाकी था। इंतज़ार की ये घड़ियाँ बिताना कितना मुश्किल था, ये कोई उससे पूछे। फाइनली दीक्षा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शाम का वक्त था, सूरज ढलने ही वाला था, इसीलिए आसमान पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। दीक्षा ये नज़ारा अपनी आंखों से बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ देख रही थी। आज सुबह से ही उसके मन में अंतर्युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसे सक्षम की बातों पर एतबार नहीं था, तो दूसरी तरफ अगर वो सच कह रहा होगा तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर पूछे भी तो किससे? आज सीमा काम पर ही नहीं आई थी। उसका सिर यही सोचते हुए एक बार फिर दुखने लगा। बिस्किट्स चाय में ही डूबा छोड़ वो वहां से उठकर अंदर कमरे में आ गई। मैम, आपको कुछ और चाहिए तो ले आऊं? पास से खड़ी सर्वेंट चाय और बिस्किट्स वहां से साफ करती हुई बोली। दीक्षा नाम में अपनी गर्दन हिलाती हुई बेड पर आराम से बैठ गई। इतने नौकरों के होते हुए उसे तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर से एक हुक्म पर जो चाहे उसकी आंखों के सामने हाजिर हो जाता। अच्छा सुनो, जाती हुई सर्वेंट को दीक्षा ने आवाज़ दी। वो मुड़कर उसी की ओर खड़ी हो गई। जी मैम। वो सीमा आ गई क्या? जी मैम, आज उसकी नाइट ड्यूटी है, इसीलिए वो तो 1 घंटे पहले ही आ गई थी। अच्छा, भेजना उसको फिर। ओके मैम। कुछ देर बाद सीमा कमरे के बाहर से नॉक करती है। अंदर आ जाओ। दीक्षा के बुलाने पर वो अंदर आकर खड़ी हो जाती है। कल रात मेरे कपड़े तुमने चेंज किए थे? जी मैम। कोई गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं, तुम जा सकती हो। सीमा वहां से चली गई। दीक्षा के चेहरे पर बल पड़ गए। उसने सच में सक्षम के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी। वो सच कह रहा था और मैं कुछ और ही समझ बैठी। ये सोचकर ही उसका मुंह लटक गया। वो बस अब सक्षम के घर आने का इंतज़ार करने लगी। आएगा तो उससे एटलीस्ट सॉरी तो कह ही दूंगी। हाँ मॉम, कल आ जाऊंगा मैं, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? पक्का ना? हाँ मॉम, पक्का। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय मॉम, टेक केयर। कहते हुए सक्षम ने कॉल कट कर दी। कल्याणी जी सुबह से 1000 बार कॉल करके उसकी खैर खबर ले चुकी थी और वो ठीक हूँ कह कहकर थक चुका था। अपनी कार से उतरकर सक्षम से सर्वेंट ने बैग लिया। कार की चाबी घर के ड्राइवर की तरफ उछालते हुए उसे गाड़ी पार्क करने को कहे वो घर में आया। रूम में जाने से पहले उसने सीमा से पूछा, आपकी मैडम ने खाना खाया? नहीं सर। ओके, आप डिनर टेबल रेडी करें। कहते हुए सक्षम अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। दरवाजे पर आते ही सुबह हुआ घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने तैर गया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने गेट खोला। जो ही उसने गेट खोला, दीक्षा बेड से उतर गई। सक्षम को देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसने दीक्षा की तरफ ना देखते हुए अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। अपने गले में बंधी टाई को थोड़ी ढीली करते हुए उसने पूछा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं। सक्षम के माथे पर सलवटें उभर आई। वो दीक्षा की तरफ मुड़ा और अपनी ठंडी आंखों से उसे देखते हुए बोला, वजह जान सकता हूँ? मन नहीं किया। दीक्षा, मुझे आपके मन होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके खाने का वक्त हो चुका है, जाइए।
बाहर खाना लग चुका है, मैं चेंज करके आता हूँ। पर सक्षम मुझे ना सुनना पसंद नहीं। उसके सुर में रूखापन साफ झलक रहा था। उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की, सीधा बाथरूम में घुस गया। सड़ू कहीं का। ना पूछा मैं कैसी हूँ, कुछ कहना तो है नहीं, मुझे आया और आदेश सुना डाला। जा, मैं भी नहीं खाऊंगी। दीक्षा अपना मुंह फुलाकर वहीं बैठी रही। सक्षम जब बाथरूम से निकला तो उसे वैसा का वैसा ही वहां बैठे देख उसकी त्योरियां चढ़ गई। आप अभी तक यहाँ हैं? मैंने आपसे खाने के लिए जाने को कहा था ना। दीक्षा मुंह फुलाए वहीं बैठी रही। गालों के गुब्बारे बनाए वो टस से मस ना हुई, मानो उसने सक्षम की कोई बात सुनी ही ना हो। दीक्षा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रही? दीक्षा भी मौन बैठी रही। उसके ऐसा व्यवहार और जिद देखकर सक्षम की भौहें सिकुड़ गई। वो उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहता है, चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। दीक्षा उसका हाथ छटकते हुए दोबारा से बेड पर पसर कर बैठ गई तो सक्षम भी उसे अपनी जिद पर कायम देख वहीं बेड पर बैठ गया। अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाए हुए वो दीक्षा की तरफ अपनी गर्दन मोड़ कहता है, आप गुस्सा हैं मुझसे? दीक्षा सहमति में सिर हिला देती है। गहरी सांस छोड़ते हुए सक्षम फिर पूछता है, वजह? वो अपनी सरसरी आंखें छोटी करती हुई नजरों से उसे देखती है, फिर अगले ही क्षण बेड से उठ खड़ी होती है। उसे उठता देख सक्षम भी अपनी जगह से उठ जाता है, पर दीक्षा दोबारा से बेड पर बैठ जाती है। आप ये क्या कर रही हैं? बैठी हूँ, दिखता नहीं? शुक्र है कुछ तो बोली। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं गूंगी हो जाऊं? वो अपनी तिरछी आंखों से एक नज़र उस पर डालते हुए कहती है, फिर अगले ही पल उसे देख मुंह बना लेती है। मैं आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हैं कि ये सब बच्चों वाली हरकतें किए जा रही हैं? हाँ, तो जब तुम आए थे तब मैं भी तो कब से तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने मेरी तरफ एक भी नहीं देखा, सुना भी नहीं। दीक्षा उसके सामने खड़ी अपनी आंखें छोटी कर उस पर लगभग बिफर पड़ी थी। तो ये सब ड्रामा उस बात के लिए था? जी हाँ। दांतों को पीसती हुई वो बोली। फाइन, कहिए आपको क्या कहना था। सक्षम अपने दोनों हाथ फोल्ड किए उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहिए। उसे कुछ ना बोलता देख वो अपनी बात दोहराता है। दीक्षा अपना थूक निकलती हुई जीभ को होठों से गीला कर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलना शुरू करती है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी को गलती के लिए भी उसने सॉरी नहीं कहा था। वो सुबह तुम्हारी ही गलती थी, पर वो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। उसकी अनकही बात को सक्षम ने अपनी आवाज़ दी, मानो वो क्या कहने वाली हो इसका इल्म उसे पहले ही था। वो अपनी भौहें ऊपर करते हुए हल्का सा चेहरा उसके झुके हुए चेहरे के करीब लाकर कहता है। तो दीक्षा के कदम लड़खड़ाकर पीछे हट गए। नहीं, किसने कहा तुमसे? उसके पास सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो महज एक गलत फहमी थी। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर तुम आए थे तो इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे थे? दीक्षा शिकायती अंदाज में उसे एक टक टुकुर टुकुर देखने लगी। जाने दीजिए, अभी खाना खाने चलते हैं। कहते हुए उसने बात को अधूरा ही छोड़ दिया, पर उसे उसके ऐसे जवाब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। चूंकि गलती उसी की थी, इसीलिए वो माफ़ी मांगने की हकदार भी थी। सो उसने मांग ली। अब सक्षम ने उसे माफ़ी भी तो दे दी थी, तो उसे उसके ऐसे अधूरे जवाब से कोई मसला क्यों होता। इसीलिए दीक्षा ने कोई ना नुकुर नहीं कि वो भी उसके साथ बाहर डिनर करने के लिए चली गई। सक्षम को आता देख सर्वेंट चेयर खिसकाकर उसे खाना सर्व करने के लिए वहाँ खड़ा थे, पर सक्षम खुद दीक्षा के लिए चेयर खींचकर उसे आराम से बैठने के लिए कहा। दीक्षा भी अपनी पलकों की झालर को फड़फड़ाती हुई वहां बैठ गई, क्योंकि इतनी शांत और सलीके से खाना तो आज पहली दफा ही उसने देखा था। उसके सामने एक टेबल पर पहले बेहद सुंदर सा कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर 3 वाइट चमचमाती हुई प्लेट्स रखी गई थी। एक उसके हाथ के फासले से 2 इंच दूर, दूसरी थोड़ी तिरछी डिजाइन की तरह बनाकर रखी गई थी। तीसरी थोड़ी छोटी थी, जिसके पास 2 फोर्क और एक स्पून रखा हुआ था। सर्वेंट ने पहले सक्षम के कहने पर दीक्षा की खाली प्लेट में पालक पनीर की सब्जी डाली, जिसकी खुशबू से ही उसके मुंह में पानी घुल गया। साथ ही एक बड़ा बाउल रोटियों का दोनों के बीच में रखा था। खाली ग्लास में पानी भरकर सर्वेंट उन्हीं के पीछे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गया। दीक्षा ने एक नज़र उन सभी पर डाली, फिर अगले ही पल सकुचाते हुए वो दूसरी प्लेट से नूडल्स खाने की कोशिश में जुट गई। उसने चॉपस्टिक्स पकड़ी, जिससे मुश्किल से एक नूडल उसके कब्जे में फंसा हो। जहां सक्षम शालीनता और सलीके के साथ डिनर कर रहा था, वहीं दीक्षा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी चॉपस्टिक से नूडल्स नहीं खाए और उसका नूडल्स खाने का बहुत मन भी था। सक्षम ने अपनी नजरें उठाकर दीक्षा पर डाली तो अगले ही क्षण उसने वहां खड़े सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए कहा। आप सभी जा सकते हैं। सक्षम के आदेश पर वो सभी वहां से चले गए। उसने चॉपस्टिक से नूडल उठाते हुए उसकी ओर बढ़ा दिया तो दीक्षा ने अपने हाथ से नीचे लटकते हुए लंबे लंबे नूडल्स को पकड़कर खाने की कोशिश की, जिसके कारण कुछ उसके मुंह और हाथ पर भी लग चुके थे।
ओफो, कितना मुश्किल है इनसे खाना। मुझे तो हाथ से ही खाने में मजा आता है। दीक्षा उन चॉपस्टिक्स से खाने से खींच गई। उसने बुरा सा मुंह बना लिया। सक्षम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसने अपने हाथों से उसे नूडल्स खिलाए। दीक्षा बस आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़े सर्वेंट उन्हें देख बतियाने लगे। सक्षम सर कितने क्यूट है ना, कितने हम्बल भी। उन्हें तो सब्जी का एक दाग भी अपने हाथों पर अच्छा नहीं लगता, और आज मैडम को खुद अपने हाथों से खिला रहे हैं। उसके बाद सुन सीमा ने भी हामी भर दी। सच में बहुत प्यार करते हैं वो दीक्षा मैडम से। इधर रात के करीबन 10 बजे मोनी थक हार कर घर पहुंची। दीक्षा से मिलने की उम्मीद टूटती हुई देख उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। पर यह आंसू चाची के प्रति किसी विरोध से कम नहीं थे। सोचते ही उसने उन्हें पोंछ लिया और सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जाने लगी थी कि तभी घर की घंटी बजी। इतनी रात को कौन है, सोचते हुए उसने घर का दरवाजा खोला। सामने एक 35 से 40 बरस का आदमी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए और बाजुओं में काला बड़ा सा बटुआ दबाए खड़ा था। जी आप कौन? खाने के बाद दीक्षा के पेट में टंकी पूरी तरह से भर चुकी थी। अब बस इंतजार था तो बिस्तर पर फैलने का, क्योंकि नींद से उसकी आंखें बोझल हो चली थी। वो कमरे में आते ही बेड पर गिर पड़ी। उसने तकिए को सॉफ्टली हक किया और लेट गई। सक्षम कुछ देर बाद आया और अपना ब्लैंकेट लेकर सोफे पर चला गया। उसकी आहट सुन दीक्षा उठकर बैठ गई। अपनी आंखें छोटी करती हुई सक्षम को सोफे पर लेटता हुआ देखने लगी। तुम वहां लेटोगे? सक्षम सोफे पर तकिया जमाते हुए उसकी ओर पीठ किए ही बोला। मैं दूसरा थप्पड़ खाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें अपने बिस्तर पर सोने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि शायद तुम्हें सोफे पर नींद ना आए, इसीलिए तुम किसी और रूम में जाकर सो जाओ। सक्षम अपनी चादर ठीक कर उसकी ओर मुड़ा। रात में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हर वक्त आपके ख्याल के लिए आपके साथ सर्वेंट्स तो नहीं रह सकते ना। मैं आपका अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जानता हूँ। सक्षम के चेहरे पर आई स्माइल उसे खटकी मानो वो उस पर कोई तंज कस रहा हो। इस रहस्य में मुस्कान की वजह? अपना एक हाथ मोड़कर सिर के नीचे तकिए की भांति लगाते हुए वो लेट गया। गुड नाइट। दीक्षा के कानों को सुनाई दिए उसके ये आखिरी शब्द थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो भी भुनभुनाती हुई अपने पैर फैलाकर बेड पर लेट गई। पर उसकी आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग और नजरें सिर्फ सक्षम की उस रहस्यमय मुस्कान पर आकर ही अटक चुकी थी। बेइंतहा खूबसूरत लड़की इसके बगल में लेटी है और एक ये है कि सुकून से सो रहा है। सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता। खड़ू सड़ू कहीं का। वो मन ही मन बड़बड़ाई, फिर उठकर सोफे की तरफ देखने लगी। सक्षम करवटें बदलकर सो चुका था। रात के इस पहर में किसी अनजान दस्तक मोनी के दिमाग में खटकी। उसने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, क्योंकि पहले कभी उसने इसे कहीं नहीं देखा था। जी नमस्ते बहन जी। मुंह से बोल कम पानी की पिचकारी ज्यादा ही छूट रही थी। मोनी ने अजीब सा मुंह बनाकर अपने कदम पीछे खींच लिए। उसे दूरी बनाता देख उस शख्स ने पान साइड में थूका, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, जी मैं दीक्षा जी के। वो आगे कुछ कहता तभी मोनी ने हाथों से उसे चुप रहने का इशारा किया। 2 मिनट। बोलते हुए उसने अपने आसपास गर्दन घुमाकर देखा, फिर उसे घर से बाहर साइड में ले गई। बोलो दीक्षा, क्या कुछ पता चला उसके बारे में? कहाँ देखा तुमने उसे? बोलो। एक साथ इतने सारे सवाल उसने कर डाले। वो शख्स बेचारा अपना चश्मा ही ठीक करता रह गया। अरे जरा थम जाइए बहन जी। मतलब कौन हो तुम? दीक्षा को कैसे जानते हो? अरे हम जी उसी कंपनी से हैं, मतलब स्टूडियो से जहाँ दीक्षा जी ने मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दिया था। हमने एडवांस में भी तो कुछ पैसे दिए थे ना, तो तुम वो एडवांस मांगने आए हो? कहते हुए मोनी की आंखें छोटी हो गई। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम क्यों पैसे लेने आने लगे? हम तो उनके बारे में पता करने आए थे। इतनी टैलेंटेड और मेहनती मॉडल आजकल के ज़माने में कहाँ ही मिलती है। उस मुलाकात के बाद तो वो फिर कभी दिखी ही नहीं। वो अपना चश्मा नाक पर लटकाते हुए मोनी के चेहरे को स्कैन करने लगा। वो अब नहीं आएगी, मोनी हिचकिचाते हुए बोली। क्यों, सब ठीक तो है ना? हम डबल पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। अभी कुछ वक्त पहले घर में छोटे से झगड़े में वो घर छोड़कर चली गई। तब से घर लौटकर वापस ही नहीं आई। मोनी निराशाजनक बोली। क्या अभी तक घर नहीं लौटी? आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जी किसी पर्सनल रीज़न से। अब आप जा सकते हैं। मोनी ने जवाब में बात खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो असली वजह बताकर पुलिस को बीच में नहीं ला सकती थी। अरे रुके रुके तो सही, हम किस लिए हैं? मेरा मतलब हम आपकी कुछ मदद कर सके तो हम खुद को धन्य समझेंगे, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? इतनी अच्छी मॉडल कौन खोना चाहेगा भला? फिर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप बस उनके बारे में हमें बता दें तो हम।
शक से मोनी के माथे पर सलवटें उभर आई। देर रात गई एक अनजान इंसान आकर उससे मदद करने के लिए कहता है। उसे कुछ अटपटा सा लगा। सॉरी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपनी बहन को ढूंढ सकती हूँ। दोबारा यहाँ मत आना, मोनी ने दृढ़ता से उससे कहा, फिर उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन की सुबह चादर के सलवटे को और बिगाड़ते हुए तकिए को साइड में फेंक दीक्षा कसमसाई हुई सी उठकर अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उसकी अर्ध खुली नज़र जब सामने टंगी घड़ी पर पड़ी तो अगले ही पल दिमाग में यही ख्याल कौंध गया, अभी तो 8:30 बजे हैं। मैं बहुत जल्दी उठ गई। अभी तो सूरज चाचू भी ब्रश करने में बिजी होंगे। थोड़ी देर और सो लेती हूँ। वापस से उबासी लेती हुई वो दोबारा से बिस्तर में घुस गई। फिर एकदम से आंखों के सामने सक्षम का चेहरा कौंध उठा। वो बिस्तर छोड़ फौरन उठ खड़ी हुई। ना जाने रात को कितनी हजारों बार उठ सक्षम को देखा था, सिर्फ एक बात करने की उम्मीद में या फिर कुछ और, उसे खुद ना समझ आया, पर उसका दिल कह रहा था। सो उसने ऐसी उटपटांग हरकत की। खैर, खाली सोफा देखकर वो अपनी स्लीपर्स पैर में डाले बिस्तर से उतरकर बाहर पहुंची। सामने खिड़कियां साफ करती हुई सीमा उसे देख मुस्कुराती हुई उसी के पास आकर बोली, मैडम आप उठ गई तो आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, कहकर वो घर में इधर उधर ढूंढती निगाहों से किसी को ढूंढने लगी। सीमा उसकी ये खोजी नजरों को भाप चुकी थी। आपको कुछ चाहिए मैम? नहीं, मतलब हाँ, वो सक्षम किधर है? ऑफिस गया है क्या? दीक्षा अपने बोहे पर हल्के से उंगली फेरती हुई बोली, नहीं मैम, आज तो संडे है, सर घर पर ही हैं। एक्चुअली वो क्या है ना, उन्हें स्विमिंग का बहुत शौक है, पर काम की वजह से अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए हर संडे कई घंटे वो स्विमिंग पूल में बिताते हैं। अभी भी वो वहीं होंगे। और ये स्विमिंग पूल कहाँ है? यहीं गार्डन में। ओह, दीक्षा को सोचते हुए गार्डन की ओर बढ़ गई। सर आपका टावल, मेल सर्वेंट ने स्विमिंग पूल के पास ही बिछी मैट पर टावल रखते हुए कहा। सक्षम स्विमिंग पूल के बॉटम के किनारे पर आ गया। थैंक्स काका, आप जा सकते हैं। जी बेटा जी। काका के वहां से जाने के पश्चात दीक्षा उसे ढूंढती हुई सीधा वहीं चली आई। पानी के छप छप की आवाज़ ने उसके कदम ठीक दिशा की ओर मोड़ दिए। दिशा के कदम वहीं ज़मीन से चिपक गए जब उसकी नज़र स्विमिंग कर रहे सक्षम पर पड़ी। सुबह के सूरज में आज अलग ही ताजगी थी, जिसकी रोशनी उसके शरीर पर पड़ते ही उसके सिक्स पैक्स और एब्स को भी और ज़्यादा निखारने की साजिश में जुटी हुई थी। पानी में भीगे बालों से गिरता पानी सूरज की रोशनी में मोतियों सा चमक रहा था। चेहरे पर पानी का असर बेशुमार था, या उसकी स्मार्टनेस का कहर, कि दीक्षा अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ने से रोक नहीं पाई। इतनी परफेक्ट बॉडी शेप, साथ ही हैंडसम लुक्स, कुछ क्षण के लिए तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए वो पूल के बेहद करीब आ चुकी थी। सक्षम को देखने में वो इस कदर खो चुकी थी कि उसे पास में बिछी मैट का भी शऊर ना रहा, और गीले पानी बिखरे होने के कारण उसका पैर फिसल गया। आ जोर से चीखती हुई वो धड़ाम से स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। सक्षम को वहां उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था, इसीलिए अचानक से उसकी चीख सुन वो आश्चर्य से उसकी तरफ मुड़ा। दीक्षा पानी में किसी मछली की भांति ही फड़फड़ाने लगी। बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, बचाओ। दीक्षा की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती इससे पहले सक्षम बॉटम के समीप पहुंच चुका था। अपनी मजबूत बाहों के घेरे का जाल उसकी कमर के इर्द गिर्द बुनते हुए सक्षम उसे अपने साथ पानी के ऊपर ले आया। उसकी सांस बेतहाशा फूलने लगी। पानी में डूबने के डर से वो अभी तक चीख रही थी। उसने सक्षम के बाजू को कसकर अपने हाथों से जकड़ रखा था। दीक्षा, शांत हो जाइए, अब आप सेफ हैं। उसके कांपते हुए हाथों को सक्षम अपने हाथों में थामता हुआ बोला, पर वो अपनी लातें पानी में जोर जोर से मार रही थी। उसका रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा रोने लगी। शांत करवाने के लिए सक्षम उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसके माथे को अपने माथे से टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर सर्द आवाज में उससे बोलता है, दीक्षा, रोना बंद कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं मेरे पास। शांत हो जाइए। दीक्षा की कमर को उसने अभी भी अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। साथ ही सक्षम की गर्म सांसों की गर्माहट उसे अपने चेहरे पर महसूस होती प्रतीत हुई। जो ही सक्षम की सर्द आवाज़ उसे सुनाई दी, उसी लम्हा उसका डर पानी की भांति थम गया। अपनी उंगलियों से उसने सक्षम को इतने तेज पकड़ा था मानो कभी छोड़ने का इरादा ही ना हो। गहरी सांस भरते हुए वो उसके सीने से लग गई। जिस भांति एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, उसी प्रकार, परंतु अलग भावनाओं की अपेक्षा रखी वो सक्षम के गले से लग गई। सक्षम ने उसकी नज़दीकियों का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो किस कदर तक डर गई थी। कुछ पल यूं ही रहने के बाद सक्षम उससे अलग हट गया। दीक्षा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, पर अगले ही क्षण खुद को पानी में देख वो उसके समीप आ गई। उसकी हरकत और डरा हुआ चेहरा काफी था सक्षम के होंठों पर स्माइल का ठहराव लाने के लिए। आप यहाँ क्या करने आई थी? वो अपनी हंसी काबू में करता हुआ बोला, मुझे
मुझे निकालो यहाँ से, मैं डूब जाऊंगी, फिर वो भयंकर काला क्रोकोडाइल मुझे खा जाएगा, निकालो। अपनी आंखें डर से भींचे वो सक्षम की गर्दन में दोबारा से झूल गई। दीक्षा, यह कोई क्रोकोडाइल नहीं है। सक्षम अपनी गर्दन को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करता है, पर वो उतनी ही जोर से उससे चिपटी रहती है। सिवाय उसे यहाँ से बाहर निकालने के अब कोई दूसरा चारा उसके समक्ष उपस्थित नहीं था। इसीलिए दीक्षा को अपनी गोद में उठाए वो स्विमिंग पूल से बाहर आ गया, पर वहाँ काफ़ी पानी फैला हुआ था। फिर दीक्षा भी काफ़ी डरी हुई थी। इसी कारणवश से उसे वो अपनी गोद में उसी स्थिति में उठाए सीधा अपने कमरे में ले जाने लगा। दोनों को ऐसे देख घर के सर्वेंट्स भी शर्माने लगे कि आखिर उनके सर कब से इतना रोमांटिक हो गए। अभी तो सुबह हुई है और सक्षम सर लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है, दूसरी सर्वेंट किचन से झांकती हुई बोली। तभी सामने से सीमा आती दिखी। सक्षम ने उसे रोकते हुए कहा, जब तक मैं ना कहूँ रूम में कोई ना आए। ओके सर, सीमा असमंजस की स्थिति में अपनी गर्दन झुकाए ही बोली। फिर सक्षम दीक्षा को अपनी गोद में लिए कमरे में चला गया। दीक्षा का इस वक्त सक्षम के सीने से टिका हुआ था। उसने अभी जो कुछ भी सर्वेंट से कहा उसे सुनकर तो उसका गला ही सूख गया। कमरे में दाखिल होते ही सक्षम ने दीक्षा को अपनी गोद से जमीन पर उतार दिया और टॉवल लाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। तुमने बाहर उससे ऐसा क्यों कहा? पूल में तुम्हारी मदद लेना मेरी मजबूरी थी और कुछ भी नहीं। बेहतर होगा अपने ये नापाक इरादे मुझसे दूर ही रखो तुम। दीक्षा खुद को हाथों से कवर करती हुई बोली, क्योंकि भीगने की वजह से उसकी ट्रांसपेरेंट वाइट शर्ट से उसकी सफ़ेद स्किन साफ दिखाई पड़ रही थी। गलत चीज़ पर टिकी नज़र और गलत दिशा में रखे गए कदम हमेशा लड़खड़ा ही जाते हैं। दीक्षा का जवाब उसने व्यंग्यात्मक तरीके से दिया। ओह हेलो, मैं तुम्हें निहारती हुई पूल में नहीं गिरी थी। मैंने कब कहा कि तुम मुझे निहारती हुई पूल में गिरी थी? सक्षम अपनी भुहें उचकाते हुए बोला। उसने कहा तो दीक्षा ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। गर्दन झुकाए ही वो धीमे सुर में बोली, मैं वो बस ऐसे ही सोच रही थी। काफ़ी दूर तक का सोच लेती हैं आप। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा तो सक्षम उसे टॉवल थमाते हुए वहाँ से जाने लगा। सुनो, उसे जाता देख दीक्षा तपाक से बोल पड़ी। सक्षम उसकी तरफ मुड़ा। जी कहिए। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। शायद आपने अभी तक अपनी अलमीरा चेक नहीं की है, लेकिन वो साइज़ में थोड़े लूज़ हैं। सक्षम ने गहरी सांस ली। ओके, आप रेडी हो जाएं, फिर हम शॉपिंग पर चल देंगे। कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर रूम से निकल गया। अगले दिन मोनी एक रेस्टोरेंट में किशन के सामने बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था तो वहीं किशन परेशान बैठा हुआ था। मोनी के खामोश होंठ फटफड़ाए। तो क्या सोचा तुमने? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। यार, तुम्हारी बहन नहीं मिल रही तो क्या तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी? मेरी शादी कराने पर तुले हैं अम्मा अप्पा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मोनी ने शालीनता के साथ कहा तो किशन का चेहरा खुशी से खिल उठा। परफेक्ट, फाइनली तुमने कोई ठीक डिसीजन लिया। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। किशन बेफिक्री से बोला। हाँ पूछो। तुम्हारी भी तो एक बहन है ना? अगर कल को वो अचानक कहीं गायब हो जाती है और मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे इसी वक्त शादी करनी है, तब क्या करोगे? मेरा साथ थामोगे या फिर अपनी बहन की फिक्र करोगे? वॉट इज़ दिस मोनिका? टेबल पर हाथ मारते हुए किशन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? खुद पर बीती तो दर्द हुआ, दूसरे पर बीते तो खुदगर्जी का चोला ओढ़ने की सीख। वाह, बड़े ही दोगले इंसान निकले तुम तो। मोनिका, तमीज़ से बात करो। क्यों? तमीज़ सिर्फ मेरे ही दायरे में दायर की गई है। जब बात तुम्हारी आए तो बदतमीज़ी का लाइसेंस मिल जाता है। मोनी भी अपनी कुर्सी से खड़ी होकर तल्खी से बोली। उसकी तेज़ आवाज़ सुन रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उन्हीं की तरफ देखने लगे। तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ही देख लें तो बेहतर है, शायद किसी का भला ही हो जाए और आइंदा से फिर कभी कोई लड़की तुम जैसे लड़के पर भरोसा ही ना करे। ब्रेकअप, उसने तेज़ आवाज़ में कहा तो किशन बिना कुछ कहे बस गुस्से में टेबल पर हाथ मारता हुआ वहाँ से चला गया। मोनी अपने नेत्रों से निकले आंसुओं का घूंट पीकर रह गई। ये हम कहाँ आ गए? कार से बाहर निकलते हुए दीक्षा ने बड़े से मॉल की तरफ देखते हुए सक्षम से पूछा। अपनी आंखों से सनग्लासेस उतारते हुए सक्षम ने कहा, हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ आपकी ज़रूरतों का सारा सामान मौजूद है, आइए अंदर चलते हैं। दीक्षा उसके पीछे पीछे अंदर चल दी। अंदर जाते ही उसकी आंखों की पुतलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि अब तो सक्षम के साथ रहते हुए उसे इन सब लग्जरीज चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। वहाँ हर तरफ शांति पसरी हुई थी। लोग सामान उठाकर बस एक बड़ी सी बास्केट में रख रहे थे। उसने मॉल तो देखे थे, पर ऐसे मॉल कभी नहीं जहाँ पर लोग सिर्फ सामान लेकर मॉल से निकल जाते हैं, अपने सामान के पैसे भी नहीं देते। सक्षम इस वक्त कुछ ड्रेस देख रहा था कि दीक्षा उसके कान के पास आकर पूछती है, सुनो। कहिए। वो ड्रेसेस सेलेक्ट करने में व्यस्त था। यहाँ सब कुछ फ्री वाला कुछ ऑफर चल रहा है क्या? सक्षम अजीब सी शक्ल बनाते हुए उसकी तरफ मुड़ता है। नहीं तो,
पर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहाँ हर कोई बस सामान ले रहा है और बिना पैसे दिए ही चला जाता है। सक्षम मुस्कुराते हुए समझाता है, ये एडवांस वेल मैनेज्ड मॉल है। यहाँ पर हर जगह हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हैं। हम जो भी सामान लेते हैं उनके रेट उसमें कैप्चर हो जाते हैं और आते हुए जो कार्ड हम स्कैन करवाते हैं उससे उतने ही पैसे काट लिए जाते हैं। ये सिस्टम टाइम बचाने के लिए किया गया है, कोई फ्री की सेल नहीं है यहाँ। अच्छा ठीक है। दीक्षा समझ चुकी थी। वो कुछ ड्रेसेस लेती है, फिर उसे खुद पर लगाकर शीशे में देखती है, पर पसंद ना आने पर उन्हें वापस रख देती है। पर उन्हें रखते ही उसके दिमाग में सक्षम की कई बात घूमती है। वो अचानक से घबरा जाती है और फौरन सक्षम के पास जाकर पूछती है, मैंने अभी कुछ ड्रेसेस उठाकर देखे पर उन्हें लिया नहीं, उनके पैसे भी उस कैमरे में चढ़ जाएंगे? उसका ऐसे घबराया चेहरा देख सक्षम को हंसी आ जाती है। घबराइए मत, जो भी सामान आप वापस रख देती है उसके पैसे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। बड़ा भयंकर है ये सिस्टम, लूटना कितना आसान है ना इसमें। दीक्षा, आप पैसों की फिक्र ना करें, जो पसंद आए उसे ले लीजिए, अमाउंट मैं पे कर दूंगा। कहने के पश्चात ही उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। वो वहाँ खड़ी मॉल सेलर से दीक्षा को अच्छी सी ड्रेसेस दिखाने के लिए कहता हुआ अपनी कॉल अटेंड करता है। सेलर दीक्षा को वहाँ के सबसे बेस्ट कपड़े दिखाती है। ये देखिए मैम, हमारे मॉल के सबसे बेस्ट वेस्टर्न ड्रेस है ये। काली रंग की उस ड्रेस को देखकर ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर आदतन उसने पहले प्राइस देखा 1,19,000। उसका मुंह प्राइस देखकर ही खुला रह गया। दीक्षा कभी उस सेलर की शक्ल देखती है तो कभी ड्रेस पर चिपके प्राइस टैग को। क्या हुआ मैम, आपको ड्रेस अच्छी नहीं लगी? यहाँ कोई सबसे सस्ती ड्रेस है तो वही दिखा दो, उससे अपना थूक निकलती हुई कहा। श्योर मैम। सेलर उसे दूसरे ड्रेस दिखाती है। मैम, ये ड्रेस यहाँ की सबसे लो प्राइस ड्रेस है, मात्र 70,000 की। सेलर दीक्षा को एक छोटा क्रॉप टॉप दिखाती हुई कहती है, इतने में तो उसके गांव में 50 लड़कियों की शादी निपट जाए, जितना यहाँ सिर्फ एक टॉप का खर्चा था। उसने भिजी हुई मुस्कान के साथ हाँ या ना के मिले जुले जवाब में अपनी गर्दन हिला दी। फिर दबे पाँव वो सक्षम के पास निकल आई, जो कि अपनी कॉल में बिजी था। दीक्षा को अपनी तरफ ही आता देख उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या हुआ, आपने कुछ पसंद किया? पसंद आया? अरे यहाँ तो टॉप भी लाखों के हैं। यहाँ क्या लोग खाने में हीरे खाते हैं यार, इतना महंगा, बाप रे। एक काम करते हैं, हम ना लोकल मार्केट चलते हैं, वहाँ बहुत सस्ते में निपट जाएंगे। यहाँ तो हमारे कपड़े भी बिक जाएंगे ये कपड़े खरीदते हुए तो। सक्षम समझता था कि दीक्षा के लिए ये प्राइस ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसे ऐसे रहन सहन की आदत जो नहीं थी। सक्षम ने उस सेलर गर्ल को सभी सामान पैक करने के लिए कह दिया। आप यहाँ के सारे बेस्ट कपड़े पैक कर दें। जी सर, कहते हुए कपड़े पैक करने लगी। सक्षम, तुम क्या कर रहे हो? इतने पैसे में तो हम 2-4 मकान खरीद लेंगे, जो तुम इन कपड़ों पर बर्बाद कर रहे हो। मैं क्या कहती हूँ, निकल चलते हैं यहाँ से। उसने एक नज़र दीक्षा की ओर देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, दीक्षा, ये हाई क्वालिटी मॉल है, यहाँ के सामान की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, इसीलिए बस थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं आम रेट से, दैट्स इट। थोड़े यार, बहुत ज़्यादा हैं। सक्षम अपने पोलाइट सुर में कहता है, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके लिए ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। दीक्षा ने अपनी पलकों के झालर को उठाकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल नजरें झुका ली। मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ, कहते हुए सक्षम वहाँ से कार की तरफ मुड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद दीक्षा भी उसके पीछे पीछे चल दी। कार में बैठने के बाद सक्षम ने उससे सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी होती है, मुझे बांधनी नहीं आती। दीक्षा खिड़की की तरफ शर्म से मुँह फेरती हुई बोली, क्योंकि आज तक वो कभी कार में नहीं बैठी थी, इसीलिए उसे ये सब नहीं आता था। वो ये बात उसके सामने जाहिर करना उसके लिए अंदर से ही एक शर्मिंदगी की बात लगी। सक्षम बिना कुछ बोले खुद ही उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा। दीक्षा के चेहरे के करीब उसका चेहरा था। उसने एक नज़र सक्षम की ओर देखा, वही सक्षम भी उसकी तरफ नजरें घुमाकर देखने लगा। दोनों की निगाहें टकराई, वैसे ही दीक्षा छेप गई, बंद गई। उसके सीट बेल्ट बांधकर वो कार स्टार्ट कर देता है। अगर हम कोई चीज़ नहीं पता तो उसके लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, इनफैक्ट बेझिझक पूछ लेना चाहिए, क्योंकि शर्म वो गहना है जिसे हर वक्त पहन कर रखने से इसे बोझ भरता है। सक्षम ड्राइविंग करते हुए शीशे में सामने देखता हुआ ही कहता है, एक बात पूछूं? दीक्षा उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमाते हुए बोली, पूछिए। इतने पैसे तुमने मेरे लिए खर्च किए या फिर इसलिए कि? सक्षम उसकी बात पूरी होने से पहले ही काटता हुआ बोला, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा करने जा रही हैं, इस लिहाज से आपकी कमी को पूरा करने का हक तो मेरा बनता ही है। उसने एक नज़र दीक्षा पर डाली, फिर नजरें फेर ली। जवाब में दीक्षा ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। आज भी वो इसी उलझन में उलझी हुई थी कि कैसे उसका अतीत उसके आज से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा जीवन उसने बचपन से जिया था, सक्षम उससे बिल्कुल उलट था। उसके बारे में उसकी राय अब बदल रही थी।
शायद वक्त के परिवर्तन के साथ ये राय कुछ जज्बातों का स्थान ले ले। बहुत कुछ सोचती हुई वो खामोशी से राहों की दूरियां नापती रही। कुछ ही देर में कार घर के बाहर आकर रुकी। गार्ड ने कार की आवाज़ सुनते ही घर का मेन डोर का दरवाज़ा खोला और सक्षम की कार उसमें से गुजरती हुई पार्किंग एरिया में आकर कार से उतर सक्षम ने अपनी चाबी ड्राइवर को दे दी। गाड़ी में जितना भी सामान है अंदर लेकर आइए। हुक्म देते हुए वो दीक्षा के साथ घर के अंदर तक आ गया। उसने जो ही अपना चेहरा उठाकर देखा, सामने सर्वेंट के चेहरे उतरे हुए दिखे, मानो किसी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई हो। घर की हालत भी बिल्कुल अस्त व्यस्त सी थी। ये देखकर ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे समझते हुए देर ना लगी कि क्या नया तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। आप कुछ नहीं बोलेंगी? सक्षम ने अपनी सर्द आवाज़ में एक नज़र उसकी ओर देखकर कहा। दीक्षा ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या ना कहूँ मैं? कुछ भी नहीं, कहते हुए उसने दीक्षा का हाथ कसकर थाम लिया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। सक्षम के ऐसे अचानक बदले भाव उसे कुछ समझ नहीं आए। दीक्षा केवल उसके चेहरे के बदलते भावों को गौर से देख रही थी। अभी कुछ वक्त जो सक्षम था वो अब कहीं गायब सा हो गया था। दीक्षा का हाथ थामे सक्षम कमरे में दाखिल हुआ। उम्मीदन उसके सामने सोफे पर कल्याणी जी विराजमान थी। कल्याणी जी को वहां देखकर सक्षम की आंखें छोटी पड़ गई, पर दीक्षा की आंखें आश्चर्य से और असहाय स्थिति में और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। माँ, आप यहाँ? कल्याणी जी ने सक्षम के हाथ की तरफ गौर किया, जिसने उसने बड़ी ही मजबूती के साथ दीक्षा के हाथ को पकड़े हुए था। क्या करती? तुमने तो कुछ बताया नहीं, इसीलिए मुझे ही खुद यहाँ तक आना पड़ा। एक सरसरी निगाह दीक्षा पर डालती हुई, माँ मैं आपको बताने ही वाला था। कब? माँ वो, कल्याणी जी उसे टोकते हुए, अब ये मत कहना कि तुमने ये सब कल ही किया है। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सक्षम के माथे पर बड़ी सलवटें गहरा गई। उसकी नज़रें ज़मीन पर एकटक गड़ चुकी थी। सक्षम, नज़रें उठाकर मेरी ओर देखो। सक्षम अपने झूठ की आत्मग्लानि से झुकी पलकों को उठाकर उनकी तरफ देखता है। मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। सीधे शब्दों में उन्होंने दीक्षा को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, पर सक्षम ने उसका हाथ अभी भी उसी मजबूती के साथ थामे रखा था। दीक्षा खुद ही उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाकर रूम से निकल जाती है। अब सिवाय उन दोनों के वहाँ कोई भी नहीं था। कल्याणी जी सक्षम के समीप आकर उसके बालों में हाथ फेरती हुई उसके माथे को प्रेम पूर्वक चूम लेती हैं। ऐसा क्यों किया तूने हमारे साथ? एक माँ का सबसे बड़ा सपना अपने बच्चे को दुल्हा बना देखना होता है। वही हक तूने मुझसे छीन लिया। अगर तेरे 2 दिन घर न वापस आने पर मैं यहाँ ना आती तो शायद ही मुझे कभी पता चल पाता। सक्षम को आंखें आश्चर्य से अब सामान्य हो गई। कल्याणी जी की बातों से वो समझ गया कि उन्हें केवल आधा सच ही मालूम था। माँ, आप दीक्षा और मेरी शादी के बारे में बात करने आए हैं? मैं बस यहाँ अपने बेटे से कुछ सवालों के जवाब लेने आई हूँ। बोल, क्यों किया ऐसा तूने? सक्षम गहरी सांस लेते हुए, माँ, डैड के डील के हिसाब से मेरे पास केवल 10 दिन की मोहलत शेष थी, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मेरा इंटेंशन आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ी गई, उस हर चीज़ को हासिल करना चाहता था जिसके लिए डैड ने मेरे सामने एक ज़बरदस्ती की शर्त रख दी। कल्याणी जी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों की नमी पोंछी। सक्षम, सही गलत का फैसला लेना सिर्फ तुम्हारे अकेले के हाथों में नहीं है। हमारे साथ घर चलो अभी इसी वक्त। पर माँ की बात टालोगे? कल्याणी जी की बात सक्षम कभी ख्वाब में भी नहीं टाल सकता था। वो जाने के लिए राजी हो गया। इधर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने पर भी अगर कुछ हाथ आई तो केवल निराशा। लगातार 2 दिनों की मशक्कत के बावजूद भी कुछ हासिल ना हो सका। एक बार निराशा से खींची गई लकीरें चेहरे पर लिए वो घर के लिए निकल गई। अरे मैडम, तनिक रुकिए तो सही। कल रात वाला शख्स फिर से उसका पीछा करता हुआ उसे पुकार रहा था। मोनी अपना पर्स जोर से पकड़े अपने कदमों की रफ्तार तेज कर देती है, क्योंकि अब तो उसे उस पर बिल्कुल पक्का वाला भरोसा हो चुका था कि वो ज़रूर कोई बुरी नीयत रखकर ही उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया। अरे मैडम, रुक जाइए, ज़रा सुनिए तो सही। मोनी ने उसकी एक ना सुनी। वो फटाफट से भीड़ वाली जगह खोजने लगी। भगवान की कृपा से पास में एक सब्जी बाजार लगा हुआ था। मोनी वही भीड़ में घुस गई। ठाकुर विला। आज ठाकुर विला में खामोशी पसरी हुई थी। कल्याणी जी चेहरे पर गुस्से के भाव लिए रत्न जी के बगल में खड़ी थी। वहीं रत्न जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सक्षम कटघरे में किसी मुश्रिम की भांति दीक्षा का हाथ थामे खड़ा था। एक ना एक दिन तो उसे इस स्थिति से गुजरना ही था। रत्न जी इस खामोशी को तोड़ते हुए अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, सक्षम का राज उसके मम्मी पापा के सामने आ चुका है और वो दोनों बिल्कुल गुस्से में भी हैं। तो क्या इस तरह चोरी छुपे शादी करने के लिए वो सक्षम को माफ़ कर देंगे या कोई बहुत बड़ी सज़ा देंगे?